तो उस पर 5% अपने पास से लगाना है। 95% तक का कंट्रीब्यूशन बैंक एज लोन देगा। मान लीजिए किसी को 20 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट है, तो किस तरीके से इसका फाइनेंस चलेगा? इंटरेस्ट रेट नॉर्मली आपकी उस पर डिपेंड करता है, सिविल पे। मुद्रा में किसी तरह की सब्सिडी नहीं है, लेकिन मुद्रा में गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको अनसिक्योर्ड फंडिंग जो है वो 2 करोड़ रुपए तक की आराम से मिल सकती है। बागपत की अगर बात करें तो वहाँ पर होम फर्निशिंग, और मेरठ की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का हब है मेरठ। तो उसी हिसाब से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स गुड्स में सब्सिडी मिल रही है। नया बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन फंड्स नहीं है, बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट हाई है। ऐसे में गवर्नमेंट आपकी मदद कर सकती है। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो आपको फंडिंग तो देती ही हैं, साथ में सब्सिडी भी देती हैं। आज हमने डिस्कस किया कि किस इंडस्ट्री को, किस सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स कैसे अवेलेबल हैं, उन लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या पेबैक पीरियड है, कितनी सब्सिडी है, क्या इंटरेस्ट रेट है। अगर आप भी नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस कन्वर्सेशन का लास्ट तक देखिए। कोई अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट की क्या क्या लोन स्कीम्स हैं जिससे वो फ़ायदा उठा सकता है? किसी को भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, तो दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर वो अप्लाई कर सकता है और अलग अलग बेनिफिट उठा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के केस में PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये स्कीम है। इसमें आप 50 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट ले जा सकते हैं और 10% से लेके 35% तक की सब्सिडी है जो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा उस पर। मतलब एक तरह से ये मानिए कि आपका 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो उस पर 5% का जो है, क्या नाम है, आपको अपने पास से लगाना है। ठीक है। 95% तक का कंट्रीब्यूशन बैंक एज लोन देगा। ठीक है। जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% से लेके 35% तक की सब्सिडी है। वो डिपेंड करता है कि आप महिला हैं या फिर आप जो हैं पिछड़ी जाति से आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग सब्सिडी के रेट है और वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। मतलब इसमें आपको कोई कोलेटरल नहीं रखनी है। इसमें जो आपकी मशीन जो प्रोजेक्ट में आपने खरीदा है केवल वही एज सिक्योरिटी रखा जाता है। और वो सब्सिडी जो है वो बेसिकली बैंक ही कंट्रीब्यूट करता है और वो 3 साल के लिए एज इंटरेस्ट फ्री FD आपके अकाउंट में बन जाती है। और जब आपका अकाउंट का कंडक्ट अच्छा होता है तो उस केस में वो सब्सिडी जो है वो आपके लोन अकाउंट में ही वापस क्रेडिट हो जाती है। और इस पीरियड का जो टर्म लोन का जितना पोर्शन वो FD है, उतने पोर्शन पे ना तो बैंक के लोन पे इंटरेस्ट लगता है ना FD पे आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है। तो बेसिकली वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो जाता है आपका। मान लीजिए किसी को 20 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट है, तो किस तरीके से इसका फाइनेंस चलेगा? उसका फाइनेंस ऐसे चलेगा कि मान लीजिए उसको 20 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है। 20 लाख रुपए का मान लीजिए हम प्रोजेक्ट मानते हैं कि उसका 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 20 लाख रुपए की उसे मशीन लानी है। तो उसमें क्या होगा कि 20 लाख रुपए के मशीन के लिए उसको 1 लाख रुपए की मार्जिन अपने पास से देनी पड़ेगी। ठीक है। 19 लाख रुपए का टर्म लोन उसको PMEGP स्कीम में मिल जाएगा। ठीक है। उस 19 लाख रुपए का जो लोन होगा वो आपको एज टर्म लोन मिल गया और जो वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए वो वाला लोन मिल गया। बेसिकली जो आप जब बिजनेस चलाएंगे तो इसमें जो 10% से 35% की जो सब्सिडी है, जो भी आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जैसे कि 20 लाख रुपए है, उस पर 10% 2 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी वो आपको इमीडिएटली एज FD आपकी बैंक में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। और जितनी अमाउंट ऑफ FD क्रिएट होगी उतनी अमाउंट ऑफ लोन पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपका। ठीक है। और वो जब आपका अकाउंट अच्छी तरह से चलता रहेगा, मतलब सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ अकाउंट के बेसिस पे 3 साल बाद वो FD आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी और आपका लोन उतने से रीपे हो जाएगा। तो मेरी समझ ये आया कि 20 लाख की हमें रिक्वायरमेंट थी मशीनरी के लिए, और मान लीजिए कि 5 लाख रुपए हमने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन अप्लाई किया, तो 1 लाख रुपए हमने लगाए, 19 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए मशीनरी के लिए, वो हमारे अकाउंट में आ गए लोन के तौर पे बैंक ने दिए 19 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद 5 लाख रुपए जो वर्किंग कैपिटल था वो हमारे अकाउंट में आ गया। हाँ, वो एज वर्किंग कैपिटल हो गया। अब 20 लाख का अगर हम 35% लगाएं तो ये करीब 7 लाख रुपए की सब्सिडी आई गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारी
अकाउंट में एफडी हो गई हाँ, और कुछ पीरियड बाद वो अमाउंट हमारे लोन लोन अकाउंट में में adjust क्रेडिट हो जाएगा। तो एक तरीके से जब हम रीपे करेंगे हाँ तो हमें, क्योंकि हमने 19 लाख रुपए लिए थे हाँ और 7 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ऑलरेडी आ गए, हाँ, तो हमें करीब 12 लाख रुपए बिल्कुल रीपे कर। यही है। ठीक है यही सर, इसका इंटरेस्ट रेट का क्या रहता है? इंटरेस्ट रेट नॉर्मली आपकी उस पर डिपेंड करता है, सिविल पे। ठीक है। तो जो भी रेपो रेट होता है उसके बाद उसमें 1-2% का जो भी ऊपर नीचे बैंक करते हैं, नॉर्मली मान के चलिए 8-8.5%, 7.5-8% के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो करीब करीब जो हमें हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट देना हो रहा है, हाँ हाँ, उस लगभग उस इतना ही रेट है, पे हमें इतना ही गवर्नमेंट है, से इतना लोन ही मिल है। सकता है। हाँ बिल्कुल। अगर हमने लोन ले लिया तो रीपे हमें इसको एक साथ करना है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में करना है? हाँ, जो भी टर्म लोन होते हैं वो रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट्स ही होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप टेन्योर कितना रखना चाहते हैं। नॉर्मली बैंक जो टर्म टर्म लोन देते हैं मशीन के लिए, उसका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 7 ईयर्स है। मिनिमम टेन्योर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। 3 साल तो कम से कम रखेंगे ही, क्योंकि 3 साल में सब्सिडी एलिजिबल होनी है आपको। तो 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम, जो भी आप रखना चाहें। तो सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है? इसमें एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। एलिजिबिलिटी में केवल इतना है कि आपकी जो प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर होनी चाहिए। दूसरा, आपने 8th क्लास या इससे ऊपर की पढ़ाई कर रखी हो। तीसरा, आपको KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑनलाइन अप्लाई होती है वो। उसके बाद वो एप्लीकेशन में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एक कॉपी मांगते हैं, जो भी आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उस बेसिस पे वो उसको अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद वो बैंक में आपको ले जानी होगी अप्रूवल, और फिर आपको बैंक में एज लोन अप्लाई करना पड़ेगा। केवल इतनी सी एलिजिबिलिटी है। जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम है वो है मुद्रा। मुद्रा में किसी तरह की सब्सिडी नहीं है, लेकिन मुद्रा में गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको अनसिक्योर्ड फंडिंग जो है वो 2 करोड़ रुपए तक की आराम से मिल सकती है। ठीक है। 10 लाख रुपए उसमें सबसे छोटी फंडिंग है। 10 लाख रुपए के बाद 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मुद्रा लोन में अवेलेबल होती है। उसमें जो गारंटी होती है वो CGT MSC गारंटी गवर्नमेंट देती है। ये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है जो गारंटी देती है लोन्स की। इस केस में आपकी सिक्योरिटी केवल इतनी होती है कि जो बिजनेस में आपने जो पैसा लिया है उसको जिस भी चीज़ में आपने अप्लाई कर रखा है, केवल वो आपकी सिक्योरिटी होती है। उसके अलावा बाकी सब कुछ अनसिक्योर्ड होता है। और उसके लिए गवर्नमेंट जो है आपसे कुछ प्रीमियम लेती है, जो कि CGT MSC का पर ईयर प्रीमियम होता है। उसकी एक फीस होती है बेसिकली, और पूरी तरह से अनसिक्योर्ड है। एक ये स्कीम है। इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहता है सर? करीब इंटरेस्ट रेट सबके लोनों के लगभग सेम ही होते हैं, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। वो सब सिविल और आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या आ रही है। वो बैंक वाइज डिफरेंट हो सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 7 से 9% के बीच के ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो सर जो आपने PMEGP जो योजना बताई थी, इसमें कोई मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट है? 50 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए आप PMEGP करना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तक की अमाउंट PMEGP में कवर होगी। उसके बाद जो है फिर आपको बैंक को अलग से, मतलब बेसिकली सिक्योरिटी और जो भी वो आपको देना है वो देना पड़ेगा। स्कीम्स में हमें कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है? इन दोनों केसेस में आपको कोलेट्रल की जरूरत। कोलेट्रल वही है जो हम परचेज कर रहे हैं, वो हाँ, गवर्नमेंट के हाँ, पास है। बेसिकली वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। उसके अलावा कोलेट्रल में बैंक जैसे प्रॉपर्टी मांगते हैं या कुछ मांगते हैं, वो उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो सर ये ODOP जो आपने बताई स्कीम, इसमें किस हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रोडक्ट है उसके हिसाब से मिल रही है, या फिर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर बात करें कि सब्सिडी की तो वो किस तरीके से मिल रही है? देखिए, ऐसा है कि ODOP में ना वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब यही है कि यूपी में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सबको एक प्रोडक्ट डेजिग्नेट कर दिया गया है जो वहाँ का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। जैसे बागपत की अगर बात करें तो वहाँ पर होम फर्निशिंग, और मेरठ की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का हब है मेरठ। तो उसी हिसाब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स गुड्स में सब्सिडी मिल रही है। इसमें एग्जिस्टिंग यूनिट भी और जो नई यूनिट लगाना चाह रहे हैं वो भी, अगर किसी भी स्पोर्ट प्रोडक्ट में वो यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो 10% से लेके 35% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। वो एज कैपिटल सब्सिडी भी दे रही है और एज रेवेन्यू सब्सिडी भी दे रही है कि अगर आप कोई मशीन खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी दे रही है, और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे चला रहे हैं तो उसके केस में भी दे रही है। बस दोनों ही केसेस में शर्त ये है कि आपको जो है लोन लेना पड़ेगा बैंक से। ठीक है। वो एज टर्म लोन या एज वर्किंग कैपिटल लोन
और वो लोन लेके उसके बेसिस पे वो सब्सिडी आपको मिल रही है। और उसकी जो एजेंसी है वो गवर्नमेंट की ही, ये जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन होते हैं, डीआईसी जो होते हैं, जैसे मेरठ में सूरजकुंड पे है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे वो सब्सिडी आपको एलिजिबल है। ठीक है सर, गवर्नमेंट की स्कीम बहुत सारी हमने आपसे जानी, लोन्स के बारे में जाना, तो उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे उनको कुछ बिजनेस के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।